हेलो गाइस, ये फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया था। पूरे लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड था, यानी कि प्रकाश के परावर्तन पे बेस्ड था। और मैंने बताया था कि जब भी हम नया लेक्चर शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम प्लेन मिरर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का हेडिंग है प्लेन मिरर। तो आज प्लेन मिरर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। और जैसा कि आप जान रहे हैं, ये बाइलिंगुअल क्लास चल रहा है, तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों चला जाएगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। प्लेन मिरर कैसा होता है? तो प्लेन मिरर मान लीजिए मैं ऐसा बना देता हूँ, ये मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है। ये क्या मान लेते हैं? प्लेन मिरर है, जिसमें एक तरफ कोडिंग की जाती है और दूसरी तरफ प्लेन हो रहा है। ये कोडिंग सरफेस, ये प्लेन सरफेस। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये प्लेन सरफेस की तरफ रखा जाएगा, इस तरफ नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि जिधर कोडिंग किया हुआ है उधर तो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, है ना। उधर से कोई भी लाइट उसके अंदर जा नहीं सकती, इसलिए हम इधर ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। जब भी रखेंगे इमेज को, इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर है। मान लेते हैं यहां पे कोई बंदा खड़ा है, एक बंदा है, ये मान लेते कोई बंदा है। ये प्लेन मिरर से कितना दूर है? मान लेते 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप जानते हैं, आप जितना दूर खड़े होते मिरर से, उतना ही दूरी पर आपका फोटो भी बनता है। मिरर के अंदर आपका फोटो भी उतना ही दूरी पर बनता है, यानी कि इमेज भी आपका 50 सेंटीमीटर ही दूर होगा। ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है, यानी कि बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। ये क्या ऑब्जेक्ट है और ये क्या इमेज है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु की जगह बिंब भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो हिंदी में इसके दो वर्ड होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि इमेज डिस्टेंस जो होता है, इमेज डिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। इसे मैं u से लिखूंगा, इमेज डिस्टेंस को v से लिखूंगा, वस्तु की दूरी को u से लिखूंगा। ठीक है, तो ये होता है, वस्तु की दूरी हमेशा u से लिखी जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v से लिखी जाएगी। यानी कि हमने यहां पर ये देखा कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज होगा। इसी बात का फायदा उठा करके आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? इफ यू आर स्टैंडिंग 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, अगर आप किसी प्लेन मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, तो देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज। तो आपके और आपके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा? तो आप यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, तो आपका इमेज आपसे कितना दूर होगा? यानी कि यहां से यहां पूछ रहा है, ना कि मिरर से आपके बारे में पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है आपसे आपका इमेज कितना दूर है, तो आपसे आपका इमेज 100 सेंटीमीटर दूर है। ये हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर आप मिरर से 1 मीटर दूर है तो आपका इमेज आपसे 2 मीटर दूर बनेगा और मिरर से 1 मीटर दूर बनेगा। ऐसे ही आप अगर मिरर की तरफ मान लीजिए इधर से इधर को 20 सेंटीमीटर मूव कर जाते हैं, यानी कि आप मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर चले जाते हैं, इमेज भी इधर से इधर को 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर जाते हैं तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर की दूरी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके और आपके मिरर के बीच में आपके यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस है, आप में और आपके इमेज में कितना डिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है, पहले 100 मीटर का था, अब कितना हो जाएगा? 20 इधर से कम और 20 इधर से कम, यानी कि 40 मीटर कम। अब आप में और आपके इमेज के बीच में कुल मिला के 60 मीटर का डिस्टेंस होगा। कितना होगा? 60 मीटर का डिस्टेंस होगा। यानी कि 2 तरह का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन तो ये होगी कि आप मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो आपका इमेज कितना दूर बनेगा? 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा। लेकिन आपसे कितना दूर बनेगा? तो 100 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, जस्ट डबल। अब आप 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ मूव कर गए तो आपका इमेज भी 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ मूव कर जाएगा। तब आपके और आपके इमेज के बीच कितने का डिस्टेंस होगा? तो 20 इधर से कम हुआ, 20 इधर से कम हुआ, 40 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। यानी कि 100 में से 40 माइनस कर देंगे
कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब दूसरा कंडीशन क्या हुआ, आप इधर 20 सेंटीमीटर मूव कर गए, अब यहां पे आप आ गए तो आपका इमेज भी इस साइड 20 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब आपके और आपके मिरर के बीच कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो 20 इधर प्लस हो गया और 20 इधर प्लस हो गया, 20 20 40, यानी कि 140 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, मिरर और आपके बीच में 140 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि आप जितना आगे मूव करेंगे या जितना पीछे मूव करेंगे उतना ही आपका इमेज भी आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि मान लीजिए आप मिरर की तरफ मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागे, आप मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागे, तो आपका इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता हुआ दिखाई देगा। किसकी तरफ, वो भी मिरर की तरफ आ रहा है। तो आपसे पूछेगा कि आपका इमेज आपके रिस्पेक्ट में किस स्पीड से आता हुआ दिख रहा है, आपका इमेज आपके रिस्पेक्ट में किस स्पीड से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यू योर इमेज इज अप्रोचिंग टू यू, आपकी तरफ आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, आप इधर से इधर जा रहे हैं, ये इधर से, आप ऐसे याद करो कि मान लीजिए आप एक बंदा इधर से इधर को बाइक से आ रहा है, एक बंदा इधर से इधर को बाइक से जा रहा है, तो इन दोनों की स्पीड क्या होती है, सीधा प्लस हो जाती है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन का है तो सीधा स्पीड इसका प्लस हो जाएगा। यानी कि आप अगर 5 मीटर से चल रहे हैं, ये भी 5 मीटर से चल रहे हैं, तो इस बंदे को 10 मीटर की स्पीड दिखाई देगी कि ये जो है 10 मीटर की स्पीड से आप तक पहुंच रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ये 5 मीटर की तरह से आएगा, लेकिन इसका भी स्पीड इसके साथ प्लस हो जाएगा। अगर जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर ये बंदा इधर 5 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू कर जाए, तो इसका इमेज भी इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इमेज दूर होना शुरू हो जाएगा, और दूर किस स्पीड से होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड होना शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 सेकेंड में ये 5 मीटर भागेगा, 1 सेकेंड में ये 5 मीटर भागेगा, यानी कि दूर किस स्पीड से होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से, और पास किस स्पीड से होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, एसएससी वगैरह, सीडीएस वगैरह या फिर अदर जो कंपटीशन का एग्जाम आप देने जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि आपको अपना पूरा इमेज देखना है। मान लीजिए ये हाइट है आपका, ये हाइट है, मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर की हाइट है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 120 सेंटीमीटर की हाइट होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट के बराबर होती है। जब आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितना आपका हाइट होता है उतना ही इमेज की भी हाइट होती है, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड बात होता है। तो आपको अपना पूरा इमेज देखना है, यानी कि आप यहां से अपने मिरर का पूरा इमेज देखना चाहते हैं, यहां से लेके यहां तक देखना चाहते हैं, तो आपको कितना बड़ा मिरर लगाना होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड मिरर आपसे पूछ रहा है। सबसे छोटा वो लेंथ बताइए जिसमें आप पूरा मिरर में अपना फोटो देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां से आप अपने सर को देखना चाहते हैं और यहां से आप अपने पैर को देखना चाहते हैं। तो ये जो नीचे का इतना मिरर है ना, इस मिरर का आपको कोई जरूरत नहीं है, इस ऊपर का भी ये मिरर, इसको कोई जरूरत नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये डिस्टेंस जो होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका आधा होता है। आप 120 सेंटीमीटर के थे, तो 120/2 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर का, यानी कि 60 सेंटीमीटर का आपको मिरर की जरूरत होगी। तो इस बात को ऐसे आप लोग लिख लेंगे, इफ यू वांट टू सी योर फुल इमेज, अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो अपनी हाइट से आधे हाइट के बराबर दर्पण की जरूरत होगी। वी रिक्वायर्ड हाफ लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, हमें आधे लेंथ की प्लेन मिरर की जरूरत पड़ेगी। यहां पर हमने कुछ प्लेन मिरर से रिलेटेड बातें बताई। अब ये हम प्रॉपर्टी लिख रहे थे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा कैसा बनता है और उसके इमेज के डिस्टेंस से रिलेटेड क्या क्या बात होती है, उसकी स्पीड पे क्या असर होता है और कितना बड़ा मिरर चाहिए, तो आधे लेंथ का मिरर चाहिए होता है। आप 100 सेंटीमीटर के हैं तो आपसे आधा लेंथ यानी कि 50 सेंटीमीटर के लेंथ के बराबर का मिरर चाहिए होता है, दर्पण चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। उसी तरह से इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब कुछ बात और समझेंगे, इमेज का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ इमेज यहां लिख देता हूं, नेचर ऑफ इमेज।
यानी कि जो इमेज बनेगा वो इमेज होगा कैसा? पहला नेचर वो होगा इरेक्ट। कैसा होगा? सीधा होगा। यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और एक बात आज याद रख लीजिए, जो सीधा इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, जो सीधा होता है वो वर्चुअल होता है या आभासी होता है, या इसी को एक और वर्ड कहते हैं काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी या काल्पनिक इमेज होगा, ठीक है। तो जो सीधा इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। उसके बाद क्या होता है? सेम साइज का होता है, सेम साइज्ड इमेज, यानी कि बराबर आकार की। कैसा होता है? समान आकार की, बराबर आकार की, सेम साइज्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद कितना होता है? जितना इमेज डिस्टेंस होता है उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना। यानी कि u इक्वल टू v लिख देते हैं। u इक्वल टू v का मतलब जितना वस्तु की दूरी होती है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होती है। और क्या होता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट, लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब होता है पार्श्विक, पार्श्व रूप से उल्टी। यानी कि इसका मतलब ये होता है, अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया और मैंने कहा आप भी इसी साइड का हाथ ऊपर करो, तो क्या हो जाएगा? आपका राइट हैंड ऊपर आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट में कन्वर्ट कर जाता है। तो पार्श्विक रूप से इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट जो होता है वो राइट बन जाता है और राइट क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। इसी के यूज से आप जो देखते हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जो गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ना। इन्वर्टेड, रिटन इन्वर्टेड, उल्टा लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? रिटन इन्वर्टेड। तो ये उल्टा लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी राइटिंग थोड़ी खराब है, समझ लेना अच्छे से। तो ये एम्बुलेंस की गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब साइड मिरर में देखेंगे तो वो सीधा उसको लिखा हुआ दिखाई देगा और उसको पढ़ने में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी और वो आपकी गाड़ी को आराम से साइड दे देगा, ठीक है। तो एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा जाता है। तो लेटरली इन्वर्टेड होता है, पार्श्विक रूप से उल्टी इमेज होती है। पार्श्विक रूप से उल्टा होने का मतलब लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा, ये होता है। अब उसके बाद प्लेन मिरर से रिलेटेड एक और बात समझते हैं, कुछ और इमेज से रिलेटेड और बातें, जैसे इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका पावर क्या होता है, इन सब बातों को। तो प्लेन मिरर जो होता है इसका मैग्निफिकेशन होता है +1। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है? +1। तो यहां लिख देते हैं, इसके इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है -v/u और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, ये फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। तो इसमें हमने देखा है इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो +1 होता है। ये प्लस साइन जो होता है, प्लस साइन बताता है वर्चुअल एंड इरेक्ट को, यानी कि प्लस चिन्ह क्या बताता है? आभासी तथा सीधा बताता है। और 1 क्या बताता है? 1 बताता है सेम साइज ऑफ इमेज। 1 क्या बताता है? प्रतिबिंब की समान ऊंचाई, समान ऊंचाई, ठीक है, ये बताता है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? +1 होता है। अब ये मैंने +1 के बारे में डिस्कस कर दिया, क्या क्या होता है इसका। वर्चुअल होता है, साइन प्लस साइन क्या बताता है? वर्चुअल। अगर m की वैल्यू माइनस होता है, m की वैल्यू माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब होता है रियल इमेज। क्या होता है?
रियल इमेज। अभी हम थोड़ी देर के बाद रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इमेज बेसिकली दो तरह के होते हैं, हम उस पर अभी आएंगे थोड़ा सा। अभी पहले प्लेन मिरर को समझते हैं। तो प्लेन मिरर में कुछ ऐसी बातें हो गई। अब प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे आपसे पूछेगा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, यानी कि मेन फोकस कहां पर होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड इसका फोकल लेंथ कितना होता है, मेन फोकस कहां पर होता है, एट इंफिनिटी। इसका मेन फोकस कहां पे होता है, एट इंफिनिटी। ठीक है, इसी तरह से मेन फोकस का मतलब होता है मुख्य फोकस को फोकस ही कहते हैं। इसको हिंदी में नाभि भी कहा जाता है। तो ये कहां पे होता है, इंफिनिटी, अनंत पे होता है। कहां पे होता है, अनंत पे। फोकल लेंथ कितना होता है, फोकल लेंथ GTH, फोकल लेंथ कितना होता है, ये भी इंफिनिटी होता है, यानी कि फोकस दूरी ये भी कितना होता है, इंफिनिटी होता है, अनंत होता है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, तो ये भी होता है इंफिनिटी, यानी कि मेन फोकस भी इंफिनिटी, फोकल लेंथ भी इंफिनिटी, वक्रता त्रिज्या। इन सब वर्ड के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ने लगेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, तो हम उसमें इन सब वर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल नोट करने के लिए ये सब हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और बात सीखेंगे, जैसे प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, पावर ऑफ प्लेन मिरर। पावर का मतलब होता है कोई भी मिरर या लेंस लाइट को कितना अच्छा से कन्वर्ज करता है, कितना अच्छा से मिलाता है, बेंड करने का काम करता है। तो पावर ऑफ प्लेन मिरर, इसका मतलब समतल दर्पण की क्षमता, ये कितना होता है, ये 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। कैसे, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी कितना होता है, किसी के नीचे अगर इंफिनिटी लिख दिया जाए उसका मतलब 0 होता है। ठीक है, यानी कि 0 डायोप्टर होता है, 0 डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर जो होता है इसका यूनिट होता है। मैं इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा जब हम पावर ऑफ लेंस पढ़ने लगेंगे, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब प्लेन मिरर के बारे में था। बहुत सारे फैक्ट मैंने प्लेन मिरर से रिलेटेड बताए हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया पूरा इमेज देखना है आपको, तो आपसे आधा लेंथ का होना चाहिए। आप जितना मिरर से दूर होते हैं उतना ही दूर आपसे इमेज बनेगा, है ना। आपके और आपके इमेज के बीच का डिस्टेंस जो होगा दोनों डबल हो जाता है। जितना तेजी से आप मिरर के पास आएंगे उतना ही तेजी से आपका इमेज भी आपके पास आएगा, है ना। लेकिन आपको अपीयर कैसा दिखेगा, वो डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, वैसे डबल स्पीड से दूर जाता हुआ भी दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद मैंने मेन फोकस ये सब क्या होता है ये सब भी बता दिया। आइए कुछ और बात देखते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड। जब तक मुझे इसे रफ करना होगा जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है प्लेन मिरर में, काउंटिंग ऑफ इमेज पढ़ना है। काउंटिंग ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की गणना, यानी कि आपको गिनती करना है कितने कितने इमेज बनेंगे। तो आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n = 360/θ -1। क्या होता है फॉर्मूला, 360/θ -1। ये होता है सिमेट्रिक कंडीशन के लिए, सिमेट्रिक कंडीशन। अब एक वर्ड होता है सिमेट्रिक कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है, सममित परिस्थिति के लिए, सममित परिस्थिति। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक मिरर ऐसा है और एक मिरर ऐसा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये मिरर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। यानी कि दो मिरर अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो इस मिरर के बीचों बीच यानी कि 45 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
कितने पर? 45 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री मतलब आधा आधा बांटने वाला। तो ये हो गया सिमेट्रिक कंडीशन। लेकिन यही अगर मैं कह देता 90 डिग्री पे एंगल बना हुआ है, ठीक है, और ये दोनों मिरर तो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, लेकिन ये सममित कंडीशन नहीं है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, ये सममित कंडीशन नहीं, ये एसिमेट्रिक कंडीशन है। एसिमेट्रिक यानी कि असममित स्थिति है। इस कंडीशन में क्या होता है? तो इस कंडीशन में दो वैल्यू होता है, एन की वैल्यू। एन का वैल्यू होता है 360 अपॉन थीटा, या फिर एन इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये दोनों ही कंडीशन ओनली ऑड नंबर की वैल्यू, ऑड नंबर वैल्यू यानी कि विषम संख्या वाली वैल्यू। आपको सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या खोजना है। इसमें क्या खोजना? विषम संख्या। लेकिन इसमें इस वाले कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन में ऑड भी चलेगा और इवन भी चलेगा। ऑड इवन का मतलब विषम भी चलेगा और सम भी चलेगा, दोनों ही वैल्यू चलेगा। विषम आ जाए तब भी आंसर सही है और सम आ जाए तब भी आंसर सही है। तो चलिए इतना सारा जो मैंने लिख दिया है, तो कुछ आंसर निकाल के देखते हैं। इसमें आंसर क्या बनेगा? 360 अपॉन 90 माइनस 1, 4 बार में कट गया, यानी कि इसका आंसर 3 हो गया। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें भी लिखो 360 अपॉन 90। सबसे पहले तो यही निकालेंगे। तो देखिए 3 आ गया ना, ऑड नंबर वैल्यू आ गया, तो इसमें भी 3 ही इमेज बनेगा। यानी कि 90 के केस में सिमेट्रिक रखा जाए या एसिमेट्रिक रखा जाए, दोनों ही कंडीशन में 3 इमेज बनेंगे। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे। वो एग्जांपल होगा 60 डिग्री के लिए। तो सिर्फ मैं मिरर वाले पार्ट को मिटा देता हूं ताकि मैं 60 डिग्री के लिए बना सकूं, है ना, और हम उसमें इमेज की काउंटिंग भी कर सके आराम से। तो 60 डिग्री के लिए देखते हैं, जब दोनों मिरर 60 डिग्री पे ज्वाइंट होंगे, जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री के एंगल पे बने हुए हैं, और ये एसिमेट्रिक कंडीशन तो मैं यहां पे रख लेता हूं। ये भी 60 डिग्री का बना हुआ है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें सिमेट्रिक कंडीशन यानी कि 30 डिग्री पे एकदम रखा हुआ। अब इसमें कितना इमेज बनेगा? तो इसके लिए सबसे पहले लगाइए फॉर्मूला 360 अपॉन 60 माइनस 1। तो ये कितनी बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 6 6 जा 36, 6 माइनस 1 यानी कि 5 इमेज। कितना इमेज बनेगा? 5 इमेज बनेगा, यानी कि 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इसमें भी लगाइए। सबसे पहले तो 360 यही लगाना है हमको, है ना, 360। तो इसमें क्या दिख रहा है? 5, इसमें भी 5 बनेगा। 360 अपॉन 60 माइनस 1, फिर से 6 चांस में, यानी कि ये 5 इमेज। ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर ही हमको देखना, इसी में हमारा ऑड नंबर आ गया, तो ये हमारा आंसर सही है। यानी कि 60 डिग्री के भी केस में दोनों में बराबर वैल्यू आ रहा है। तो कुछ ऐसा भी तो वैल्यू आना चाहिए जिसमें दोनों अलग अलग हो जाए। तो आइए ऐसा एक वैल्यू देखते हैं, जब आपका एंगल 45 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा, जब आपका एंगल 40 डिग्री हो जाएगा तब देखते कितना हो जाएगा। 40 डिग्री के केस में मान लेते हैं दोनों एंगल 40 डिग्री का है। ये 40 डिग्री का है और ये भी कितने का है? 40 डिग्री का है। और ये क्या चीज? ऊपर से मिरर आपका लगा हुआ, ये भी मिरर है, ठीक है, ये क्या है? मिरर है। तो कितने इमेज आपको दिखाई देंगे? कितने इमेज आपको दिखाई देंगे? तो सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो 360 अपॉन 40 माइनस 1 और 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8 इमेज हो गया। यहां आ गया 8 इमेज। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 इमेज आ जाएगा। तो हम ऑड वाली वैल्यू लेनी होती, 8 तो ऑड है नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 360 अपॉन थीटा यानी कि 40 डिग्री करेंगे, 9, यानी कि इस केस में 9 इमेज बनेगा। यानी कि अगर असममित रखा होगा तो 9 इमेज बनेगा, यानी कि एक ज्यादा इमेज बनता है, और अगर सममित रखा होगा सिमेट्रिक तो 8 ही इमेज बनेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ कैसा है, अगर आपके क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ कैसा है, तो आप हमेशा सिमेट्रिक कंडीशन ही मान के चलेंगे, ठीक है, हमेशा सिमेट्रिक कंडीशन। और उसके लिए फॉर्मूला n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होता है। और यहां पर क्या होता है? एसिमेट्रिक कंडीशन के लिए पहले 360 अपॉन थीटा देखेंगे। अगर ये ऑड नंबर आ गया तो ठीक है, अगर ये इवन नंबर आ गया तो हम -1 करेंगे। हमको इस वाली एसिमेट्रिक कंडीशन में हमेशा ऑड नंबर वाली वैल्यू लेनी होती है।
लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा आ गया कि आप इसे सॉल्व करने लगे और पॉइंट में वैल्यू आ गया। सपोज कर लीजिए थीटा की वैल्यू आपको 25 डिग्री दे दिया। सपोज कर लेते हैं थीटा की वैल्यू 25 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब तो पंगा हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगा पॉइंट में। थीटा की वैल्यू कितना दे दिया 25 डिग्री, तो क्या करेंगे 360 अपॉन 25 माइनस 1 करना है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 20, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 72 अपॉन 5। 72 अपॉन 5 का मतलब हो जाएगा 14.4 माइनस 1 यानी कि 13.4। इस कंडीशन में अगर सिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक हो, दोनों में यही फॉर्मूला पहले लगाएंगे हम। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये 0.4 को हमें नहीं देखना, यानी कि 13 इमेज फॉर्म होगा। कितना इमेज फॉर्म होगा 13 इमेज, यानी कि 13 प्रतिबिंब ही बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा 13 प्रतिबिंब, ठीक है। अगर पॉइंट में वैल्यू आ जाता है तो हमेशा पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है कंप्लीट वैल्यू, उसको लेना होता है। पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या शो कर रहा है कि आधा फिगर बना हुआ, आधा अधूरा फिगर हम काउंट नहीं करते। जब भी काउंट करेंगे कंप्लीट फिगर को काउंट करेंगे। तो इस तरह से काउंटिंग ऑफ इमेज वाला पार्ट एक छोटा सा था जो हमारा खत्म हो गया। इसमें दो तरह से हो सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। एक सममित कंडीशन हो सकता है, एक असममित कंडीशन हो सकता है। और किसमें कितना इमेज बनेगा वो मैंने विद डिटेल करा दिए। अब हम एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कलर थ्योरी का है, जो थोड़ा रिफ्लेक्शन में आ जाता है और थोड़ा कलर थ्योरी एक नाम ही हो जाता है। तो उस कलर थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं कलर थ्योरी। यानी कि हम कह सकते हैं वर्ण सिद्धांत, सिद्धांत या फिर थ्योरी को क्या कह सकते हैं, जो भी थ्योरी का जो भी हिंदी वर्ण सिद्धांत मान लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कलर दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कलर। रंग दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कलर, एक होता है सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर, एक होता है सेकेंडरी कलर। यानी कि एक होता है प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक वर्ण, और एक होता है द्वितीयक वर्ण। एक होता है प्राथमिक वर्ण, एक होता है द्वितीयक वर्ण। यानी कि रंग जो होता है ना, कलर जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो प्राथमिक वर्ण वो होते हैं, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय लाइट। यह प्रकाश के द्वारा बनता है, यह प्रकाश के द्वारा बनता है। ये किसके द्वारा बनता है, यानी कि प्रकाश बनाता है। ये जो होता है प्रोजेक्टर से बनाते हैं, स्क्रीन पर बनाते हैं, ठीक है। जो आप सिनेमा वगैरह देखते हैं तो सिनेमा में कलरफुल सीन दिखाई देता है, तो वो जितने भी कलरफुल सीन होते हैं वो प्रोजेक्टर के थ्रू बनाए जाते हैं, स्क्रीन के थ्रू बनाए जाते हैं। अब प्रोजेक्टर स्क्रीन को हिंदी में प्रोजेक्टर स्क्रीन ही कहते हैं, इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा है। लेकिन ये जो होता है इट कैन बी मेड बाय पेंट, यानी कि यह पेंट द्वारा बनाया जाता है। इसे कैसे बनाते हैं, पेंट करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसे स्क्रीन पर नहीं ला सकते, लेकिन इसको पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ ऑन पेपर, यानी कि कागज पर बना सकते हैं, कागज पर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि द्वितीय कलर जो होता है इसे कागज पे बना सकते हैं। अब ये दोनों प्राइमरी कलर क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, ये मैंने बता दिए, लेकिन अभी तक कलर का नाम नहीं बताया, ये तो गलत बात है। तो सबसे पहले कलर के नाम देख लेते हैं। तो प्राइमरी कलर 3 होते हैं, RBG। R बोले तो रेड, B बोले तो ब्लू, G बोले तो ग्रीन। अब रेड ब्लू ग्रीन का मीनिंग तो आप लोग जानते होंगे, लाल, नीला और हरा। और बस यही 3 मिलकर प्राइमरी कलर बनाते हैं। और यहाँ पे सेकेंडरी कलर जो होता है वो होता है सयान, CYAN,
CAYAN, सायान। उसके बाद होता है येलो और होता है मैजेंटा। सयान, येलो और मैजेंटा। अब सयान कैसा होता है ये मैं बता देता हूं। सयान लगभग नीला नीला सा होता है। लाइट ब्लू कलर जो होता है, हल्का नीला रंग जो होता है, उसको आप सयान कह सकते हैं। येलो मीन्स पीला, ये तो आप जानते हैं। मैजेंटा कैसा होगा? मैजेंटा डार्क गुलाबी कलर जो होता है ना, पिंक कलर, गुलाबी रंग का डार्क कलर, उसको मैजेंटा कहते हैं। अब इस बात का मतलब समझिए, इस तीनों को अगर हम मिला देंगे तो व्हाइट लाइट बनेगा। इस तीनों को अगर मिला देंगे तो व्हाइट कलर बनेगा, जबकि इस तीनों को अगर मिला देंगे तो ब्लैक कलर बनेगा। क्या बनेगा? ब्लैक, या फिर की भी कहा जाता है। ब्लैक कलर को की भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर या की कलर बनेगा, ठीक है। यानी कि इस तीनों को मिलाने से व्हाइट लाइट, इस तीनों को मिलाने से ब्लैक लाइट, ठीक है। ब्लैक कलर, ब्लैक पेंट बनेगा। अगर इस तीनों को मिला देंगे आप तो ब्लैक कलर का पेंट बन जाएगा, या की कलर का पेंट बन जाएगा, की कहते हैं, ठीक है। अब एक बात और देखिए, अगर एक रूम है, इस रूम में व्हाइट लाइट, इस तीनों बल्ब को जला दिया मैंने, रेड लाइट को जला दिया, ब्लू लाइट को जला दिया और ग्रीन लाइट को जला दिया। इस तीनों के जलाने से व्हाइट लाइट रूम में आ गई। हमने क्या करा? गोली लिया और रेड लाइट की बल्ब को फोड़ दिया, बुम, रेड लाइट खत्म। तो अब उस रूम में कैसा लाइट आपको दिखाई देगा? तो रेड जब खत्म हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा सयान कलर। कौन सा कलर दिखाई देगा? सयान कलर। यानी कि हम कह सकते हैं ब्लू और ग्रीन के मिलने से सयान कलर बनता है। ब्लू और ग्रीन के मिलने से सयान कलर बनता है। इसी तरह से अगर हमने ब्लू कलर के लाइट को मतलब बुझा दिया, बंद कर दिया, तो हमारा बनेगा येलो कलर। इसका मतलब ग्रीन और रेड के मिलने से येलो बनता है। और अगर ग्रीन कलर को बुझा दिया तो बनेगा मैजेंटा कलर। इसका मतलब रेड और ब्लू के मिलने से मैजेंटा कलर बनता है। यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन से, ब्लू और ग्रीन से बना सयान, फिर रेड और ग्रीन से बना, रेड और ग्रीन से बना येलो, उसी तरह से रेड और ब्लू से बना मैजेंटा। ये हो गया 3 कलर के एग्जाम्पल। और अगर पूछा जाए रेड का उल्टा कौन होगा तो सयान कह सकते हैं, ब्लू का उल्टा कौन होगा? येलो हो जाएगा, ग्रीन का उल्टा कौन हो जाएगा? मैजेंटा हो जाएगा। ये मैंने कुछ शॉर्टकट में लिख दिए कलर थ्योरी से रिलेटेड बात, कौन सा कलर कौन बनाएगा, ये हो गया। अब एक बात है, कोई भी चीज हमको दिखाई क्यों देती है? जैसे मान लीजिए ये हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का, या फिर जो भी चीज किसी भी कलर का हमें क्यों दिखाई देता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? 2 रीजन हो सकता है। एक रीजन तो आपकी आंखें हैं, आंख में आपके कोन सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कलर आपको दिखाई देता है और आप किसी भी नए नए रंग को देखने में सक्षम हो पाते हैं। दूसरा रीजन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट उस कलर का इसलिए दिखाई देता है, वो जिस भी कलर का है उसी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बाउंस बैक भेज रहा होता है, परावर्तित कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक लाल गुलाब है। लाल गुलाब लाल क्यों दिखता है? तो सिंपल सी बात है, गुलाब जो है उस पर आने वाली सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ लाल रंग के प्रकाश को बाहर की तरफ फैला देता है। यानी कि गुलाब जो क्या करता है, सिर्फ लाल रंग की लाइट को फेंकता है चारों तरफ, ठीक है, परावर्तित कर देता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास कोई हरे रंग का चीज है, तो वो हरा क्यों दिख रहा है? रीजन ये कि वो सारे कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ हरा रंग ही वो इन्वायरमेंट में फैला देता है चारों तरफ, इसलिए आपको हरा दिखता है। तो सवाल ये होता है कि पेड़ पौधे हरे क्यों दिखते हैं? पेड़ की पत्तियां जो होती है हरे क्यों दिखते हैं? तो बायो वाले टीचर बताते हैं कि पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरे दिखते हैं। लेकिन दिखने का तो ये मेन रीजन है नहीं। दिखने का मेन रीजन ये है कि वो जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ हरे रंग को एनवायरमेंट में फैला रहा होता है, सिर्फ हरे रंग को वो एनवायरमेंट में भेज रहा होता है। इसलिए पेड़ पौधे की पत्तियां कैसे दिखती है? हरे कलर की दिखती है। ये बात समझ में आ रहा होगा? ये सब आप लोग लिख लेना, खुद से नोट कर लेना। वाई लीफ ऑफ प्लांट सीम्स ग्रीन, तो हम कहेंगे इट रिफ्लेक्ट ओनली ग्रीन कलर एंड एब्जॉर्ब ऑल अदर कलर्स। सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है वो किस कलर के लाइट में सबसे ज्यादा होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस कलर के लाइट में सबसे ज्यादा होता है? तो हमारा आंसर होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है रेड और ब्लू कलर की लाइट में सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन में। ग्रीन में लगभग नहीं के बराबर होता है। अब कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्लोरोफिल में तो ग्रीन कलर ही होता है। तो वो ग्रीन कलर जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में फैला देता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ग्रीन कलर जो होता है वो हमें ग्रीन जो दिख रहा होता है वो सारे ग्रीन कलर के लाइट को तो इन्वायरमेंट में फैला दिया है उसने, तो हमें वो ग्रीन दिख रहा है। तो जब इन्वायरमेंट में सारे ग्रीन कलर फैल गए तो पेड़ पौधे के पास तो ग्रीन कलर अब रहा नहीं, तो सारे ग्रीन कलर के अलावा जो लाइट बचे हुए वो सब फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं करता है। ये बात भी हो गया। अब कुछ बात और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद किया गया, एक कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, और ब्लू पैंट पहन रखा है, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट पहन रखा है, ठीक है। और आपके हाथ में एक सुंदर सा गुलाब है, रेड रोज है, ठीक है। तो सुंदर सा गुलाब है लाल रंग का। अब एक बंदा आया और उस रूम में एक लाइट का स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। वो लाइट रेड कलर की थी। लाइट किस कलर की थी? बल्ब जो स्विच ऑन किया गया वो रेड कलर का था। अब मेरा सवाल ये है कि आपका शर्ट किस कलर का दिखाई देगा, आपके हाथ में जो गुलाब है वो किस कलर का दिखाई देगा, और आपका जो पैंट है वो किस कलर का दिखाई देगा? तो जरा समझेंगे। लाल रंग का गुलाब जो है उसके पास ताकत सिर्फ इतना है कि वो रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। तो आपने लाल रंग के गुलाब पे लाल रंग की लाइट डाली तो लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि वो गुलाब आपको लाल दिखेगा। अब आपका शर्ट जो व्हाइट कलर का है वो शर्ट कैसा दिखेगा? वो रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वो आपको रेड दिखाई देगा, ठीक है। और जो आपका पैंट होगा वो कैसा दिखेगा? वो ब्लैक कलर का दिखेगा। और सॉरी, जो शर्ट होगा वो रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ रेड को। व्हाइट शर्ट के पास में ऑल कलर को रिफ्लेक्ट करने की ताकत होती है। दुनिया में व्हाइट कलर के पास जो होता है सारे कलर को रिफ्लेक्ट करने की ताकत होती है। तो जब व्हाइट शर्ट पे रेड कलर पड़ेगा तो वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपको रेड वो दिखाई देने लगेगा। लेकिन जो आपका पैंट है वो ब्लू कलर का है, वो रेड कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के पास होता है। तो आपको कैसा दिखाई देगा पैंट? ब्लैक कलर का। यानी कि रेड लाइट में लाल तो लाल दिखेगा लेकिन व्हाइट भी लाल दिखेगा, लाल तो लाल दिखेगा लेकिन व्हाइट भी लाल ही दिखेगा। साथ में इन दोनों के अलावा कोई दूसरा कलर होगा वो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा कलर होगा तो वो ब्लैक दिखेगा। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अगर उसी कमरे के अंदर ग्रीन कलर की लाइट जला दी जाए तो कैसा होगा? अगर उस कमरे में ग्रीन कलर की लाइट जलेगी तो आपका गुलाब काला दिखेगा, शर्ट कैसा दिखेगा? शर्ट ग्रीन दिखेगा, और जबकि पैंट जो ब्लू कलर का है वो भी ब्लैक दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। अब भी ब्लैक। क्यों अब भी ब्लैक दिखेगा? क्योंकि अब भी वो जो है उस कलर को, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। आपसे अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलर, इनमें से कौन कलर नहीं है, वर्ड नहीं है, तो दो कलर का नाम याद रखेंगे। वो दोनों कलर नहीं होता है, एक तो व्हाइट, दूसरा ब्लैक। यानी कि सफेद कोई रंग नहीं होता है और ब्लैक कोई रंग नहीं होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस बात को याद रखेंगे। अभी मैंने जितने भी 4-5 लाइन बताए हैं, इस 4-5 लाइन को आप लोग अपने लैंग्वेज में अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे। कौन कौन सी बात? एक बात तो ये मैंने बताया कि व्हाइट लाइट में सभी कलर हमें दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि व्हाइट लाइट जिस भी चीज पे पड़ता है वो सिर्फ उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम लाल रंग की लाइट में किसी चीज को देखें तो लाल रंग की चीज लाल दिखाई देगी, व्हाइट रंग की चीज भी लाल दिखाई देगी, लेकिन अगर किसी दूसरे कलर की चीज होगी वो आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। उसके बाद अगर हरे रंग के प्रकाश में देखें, हरे रंग की लाइट में देखें तो हरे रंग की चीज हरी दिखाई देगी, व्हाइट रंग की चीज वो भी हरी दिखाई देगी, अदर जितनी भी कलर होगी वो सब ब्लैक दिखाई देगी। दो चीज को कलर नहीं कहा गया, दो कलर को कलर नहीं कहा गया, एक व्हाइट को और दूसरा ब्लैक को। व्हाइट को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, और ब्लैक को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है।
उसके बाद मैंने बताया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है वो ग्रीन कलर में मिनिमम होती है, हरे रंग में सबसे कम होती है, इसके अलावा किसी भी कलर में हो जाती है। उसके बाद मैंने बताया पत्तियों का रंग हरा इसलिए दिखता है क्योंकि पत्ते जो होते हैं सिर्फ हरे रंग को ही इन्वायरमेंट में फैला देते हैं, इसलिए पत्तियों का रंग हरा दिखता है। कोई भी चीज हमें क्यों दिखता है, क्योंकि कोई भी चीज जिस भी कलर का दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी कलर को परावर्तित कर रहा होता है। इंसान की आंखों में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं रेटिना में, एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है, ठीक है, रॉड कोशिका और कोन शंकु कोशिका, ठीक है। तो रॉड सेल का काम क्या होता है कि वो डिम लाइट में देखना, उल्लू के पास रॉड सेल ज्यादा होता है, उल्लू के पास रॉड सेल ज्यादा होता है इसलिए उल्लू को रात में दिखाई देता है। इंसान के पास रॉड सेल कम होता है इसलिए इंसान को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन कोन सेल जो होता है वो उल्लू के पास नहीं होता है, उल्लू को दिन हो या रात हो वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा, लेकिन इंसान को दिन के टाइम में लाइट के प्रेजेंट में सब कुछ रंग बिरंगी दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कोन सेल का काम है कलर को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कलर करना, ठीक है। तो कोन जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पहचानने के साथ साथ कलर को भी बनाता है। तो ये जो रंगीन जो दुनिया दिखाई देती है इसका मेन रीजन क्या है, कोन है। आपकी आंखों में रेटिना में कोन सेल पाए जाते हैं, शंकु कोशिका पाई जाती है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया को कैसा देखते हैं, कलरफुल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारा मिरर वाला पहला पार्ट खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन का भी पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। थैंक यू, बाय बाय।